दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह केरल के तिरुवनंतपुरम की है, जहां पर एक लड़की कॉलेज में पढ़ाई के लिए आती है और वहां उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है। दोनों में नजदीकियां बढ़ती हैं और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। लेकिन उस लड़की के साथ फिर कुछ ऐसा होता है जो उसे और उसके जीवन को हमेशा के लिए अंधकार में डाल देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं क्राइम टेल्स। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं और आपके लिए और अच्छी से अच्छी कहानी लेके आ सकूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2012 में, जब 25 साल की एक लड़की पढ़ाई करने के लिए केरल के तिरुवनंतपुरम NIT इंस्टीट्यूट में आती है। लड़की का नाम था कुमारी इंदु। इंदु दिखने में बेहद ही खूबसूरत होने के साथ साथ पढ़ाई में भी काफी तेज थी। इंदु इस कॉलेज की नई स्टूडेंट थी, तो कॉलेज में उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं थे। वह ज्यादातर समय अपना पढ़ाई पर ही देती थी और अपने काम से काम रखती थी। एक दिन पढ़ाई के दौरान इंदु की मुलाकात इसी कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे सुभाष नाम के एक लड़के से होती है। सुभाष उम्र में इंदु से थोड़ा बड़ा था। अब दोनों एक दूसरे को जानने लगे थे, तो दोनों पढ़ाई के सिलसिले में या किसी प्रोजेक्ट पर अक्सर साथ में काम किया करते थे और एक दूसरे की हेल्प भी किया करते थे। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो जाती है। इंदु और सुभाष कॉलेज में ही अक्सर साथ साथ रहा करते थे, खूब बातें भी किया करते थे। क्योंकि इंदु को अब इस कॉलेज में एक अच्छा दोस्त मिल गया था, तो वह अपनी सारी बातें सुभाष से शेयर करने लगी थी। बढ़ती मुलाकातों के साथ साथ कॉलेज में साथ रहना, साथ में खाना खाना, साथ में घूमना, इन दोनों को बेहद ही अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और इन्हीं बढ़ती नजदीकियों के कारण इन दोनों को पता ही नहीं चलता कि कब ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और आपस में प्यार करने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, इन दोनों को पता ही नहीं था कि उनका यही प्यार एक दिन इन दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करने वाला है। सुभाष अब इंदु से इतना प्यार करने लगा था कि वह उसे खोना नहीं चाहता था। एक दिन जब सुभाष और इंदु साथ में थे, तो सुभाष इंदु को प्रपोज करता है और कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। क्योंकि अब इंदु भी सुभाष को पसंद करने लगी थी, तो वह भी खुशी खुशी सुभाष के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है। इंदु की हाँ के बाद सुभाष काफी खुश होता है और इसी खुशी के चलते सुभाष इंदु के साथ घूमने का प्लान बनाता है। और एक दिन सुभाष तिरुवनंतपुरम से कोझिकोड के लिए 24 अप्रैल 2012 की तारीख को अपनी और इंदु की ट्रेन की 2 टिकट बुक करवा लेता है। लेकिन दोस्तों, सुभाष का असली मकसद घूमने का नहीं था। कोझिकोड पहुंचकर वह इंदु के साथ शादी करना चाहता था, जिसके लिए सुभाष ने पूरी तरह से तैयारी भी कर रखी थी। लेकिन दोस्तों, इंदु को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि सुभाष के दिमाग में इतना सब कुछ चल रहा है। और यही नहीं, इसके अलावा सुभाष ने कोझिकोड से सिक्किम की भी टिकट बुक करवा रखी थी, ताकि वे दोनों कोझिकोड में शादी करने के बाद अपने हनीमून के लिए वहां से सिक्किम जा सकें। लेकिन उसने यह बात इंदु से छुपा रखी थी और वह इंदु से बस इतना कहता है कि तुम और मैं घूमने के लिए कोझिकोड जा रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी इंदु 1-2 बार सुभाष के साथ घूमने जा चुकी थी, तो इसलिए इंदु कोझिकोड जाने के लिए भी तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, तभी इस कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी सुभाष ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
दरअसल कोझीकोड जाने के लिए जिस दिन की सुभाष ने टिकट बुक कराई थी, उससे पहले दिन इंदु के माता पिता सुभाष के घर पहुंच जाते हैं, और वो भी इंदु की शादी का कार्ड लेकर। क्योंकि इंदु के माता पिता सुभाष को जानते थे, वह जानते थे कि सुभाष और इंदु बहुत अच्छे दोस्त हैं। सुभाष को इंदु की शादी का कार्ड देते हुए वे कहते हैं कि फला डेट को इंदु की शादी है और तुम्हें जरूर आना है। दोस्तों, इंदु की शादी का कार्ड देखते ही सुभाष के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सुभाष इंदु के माता पिता से पूछता है कि क्या यह शादी इंदु की मर्जी से हो रही है? तो उसके माता पिता कहते हैं कि हाँ, यह शादी इंदु की ही मर्जी से हो रही है। वो बताते हैं कि उन्होंने पहले इंदु से उसकी शादी के बारे में उससे बात भी की थी, तो उसने ही शादी के लिए हाँ कर दी है। यह सुनकर सुभाष चौंक जाता है और सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इंदु के माता पिता सुभाष को कार्ड देकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, इस बात की खबर इंदु को भी नहीं थी कि उसके माता पिता सुभाष को उसकी शादी का कार्ड देने के लिए आए हुए हैं। सुभाष के मन में अब एक ही बात चल रही थी कि आखिर इंदु ने उसे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया। यह बात सुभाष को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसके मन में इंदु के प्रति गुस्सा भी था कि बात इतनी आगे बढ़ गई है, लेकिन इंदु ने कभी इस बात का मुझसे जिक्र नहीं किया कि उसकी शादी होने वाली है। वह सोचता है कि वह इस बारे में इंदु से एक बार बात जरूर करेगा। इसीलिए सुभाष कोझीकोड जाने का प्लान कैंसिल नहीं करता और अगले दिन यानी 24 अप्रैल की शाम को इंदु और सुभाष दोनों प्लान के मुताबिक तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन से कोझीकोड के लिए ट्रेन में बैठ जाते हैं। ट्रेन तिरुवनंतपुरम से रवाना हो जाती है। सुभाष अब अपने सामने की सीट पर बैठी हुई इंदु को बताता है कि उसके माता पिता कल मेरे घर उसकी शादी का कार्ड देने आए थे। यह सुनकर इंदु के चेहरे का रंग उठ जाता है। इसके बाद सुभाष इंदु को अपने प्लान के बारे में बताता है। वह कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही हम कोझीकोड जा रहे हैं, और शादी के लिए उसने रजिस्ट्रेशन भी करवा रखा है। सुभाष के मुंह से यह बात सुनकर इंदु चौंक जाती है और उससे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। उसके घरवाले कभी भी इस बात के लिए राजी नहीं होंगे कि उनकी बेटी की शादी किसी दूसरी कास्ट के लड़के से हो। इंदु आगे कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, हमारा सफर सिर्फ दोस्ती और प्यार तक ही था। लेकिन सुभाष इंदु की बात सुनकर उससे शादी करने के लिए जिद करने लगता है और कहता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। सुभाष की बातें सुनकर इंदु को गुस्सा आ जाता है। दोनों आपस में जोर जोर से झगड़ने लगते हैं, जिस कारण उस डब्बे में बैठे अन्य लोग भी उनको इस तरह झगड़ते हुए देखे जा रहे थे। लोगों को अपनी तरफ देखते हुए सुभाष इंदु से कहता है कि सभी लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, इसीलिए हमें थोड़ा अलग चलकर आराम से बात करनी चाहिए। इसके बाद सुभाष और इंदु अपनी सीट से उठकर गैलरी से होते हुए डिब्बे के गेट पर आ जाते हैं और बातें करने लगते हैं। अब रात के लगभग 2 बज चुके थे। ट्रेन एक नदी के पुल से होकर गुजर रही थी। इंदु और सुभाष दोनों ट्रेन के डिब्बे के गेट पर खड़े थे। अब सुभाष इंदु से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो इंदु उससे कहती है कि मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ बिल्कुल नहीं जा सकती, इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैं उस लड़के से शादी करूंगी जिसे मेरे माता पिता ने पसंद किया है। दोस्तों, इंदु की इस बात को सुनकर सुभाष का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है।
सुभाष का गुस्सा इतना भयानक था कि वह गेट पर खड़ी हुई इंदु को ट्रेन से धक्का दे देता है। ट्रेन से नीचे गिरते ही इंदु पुल में लगे एक खंभे से टकराती है और उसके बाद नीचे पानी में गिर जाती है। सुभाष के इस पल भर के गुस्से ने इंदु को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद सुभाष घबरा जाता है और अगले स्टेशन पर उतर जाता है, जहां से वह अपने घर वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह जब इंदु के पापा इंदु को कॉल लगाते हैं तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। उन्हें भी इस बात का पता नहीं था कि कल रात इंदु सुभाष के साथ थी। फिर भी वो सुभाष को फोन करके कहते हैं कि इंदु का फोन स्विच ऑफ जा रहा है, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है कि वह कहां है? सुभाष कहता है कि नहीं, मेरी भी उससे कोई बात नहीं हुई कल से, पता नहीं वह कहां है। अब इंदु के माता पिता उसकी तलाश में लग जाते हैं। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब इंदु का कहीं अता पता नहीं चलता तो उसके पिता पुलिस स्टेशन में जाकर इंदु की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखा देते हैं। उधर पुलिस को सूचना मिलती है कि पेरियार नदी के किनारे एक लड़की की लाश पड़ी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और लाश की जांच करती है। लाश के सिर के पीछे का हिस्सा फटा हुआ था। जांच में पता चलता है कि वह लाश इंदु की ही है। इसके बाद पुलिस लाश का पोस्टमार्टम कराने के बाद उसके परिजनों को सौंप देती है। पुलिस भी इस केस की ज्यादा तफ्तीश नहीं करती और इस घटना को आत्महत्या का केस बनाकर रिपोर्ट बना देती है, क्योंकि पुलिस वालों को लगा कि इंदु की कुछ समय बाद शादी होने वाली थी और शायद वह इस शादी से खुश नहीं थी, इसीलिए उसने खुदकुशी की होगी। लेकिन दोस्तों, इंदु के पापा यह बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी ने खुदकुशी की है, क्योंकि उन्हें पता था कि यह शादी इंदु की मर्जी से ही हो रही थी। अब इंदु के पिता इंदु की मौत की जांच की याचिका को लेकर केरल हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं, जिसके बाद केरल हाई कोर्ट ये केस क्राइम ब्रांच को सौंप देती है। दोस्तों, क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर इस केस की तफ्तीश में लग जाती है। जब क्राइम ब्रांच इंदु की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की बारीकी से जांच करती है तो पता चलता है कि इंदु के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी थी। तो क्राइम ब्रांच को शक होता है कि अगर कोई ट्रेन से कूदता है तो उसके पीछे चोट नहीं लग सकती, यानी कि हो सकता है कि इंदु को ट्रेन से धक्का दिया गया हो। दोस्तों, अब क्राइम ब्रांच की टीम अपनी जांच में तेजी लाती है और उस ट्रेवल एजेंट की दुकान तक पहुंच जाती है जहां से इंदु के नाम से ट्रेन की टिकट बुक हुई थी। यहीं से उन्हें पता चलता है कि इंदु के साथ सुभाष नाम के लड़के की भी टिकट बुक हुई थी। दोस्तों, अब तुरंत क्राइम ब्रांच की टीम सुभाष के घर पहुंच जाती है और थाने लाकर उससे पूछताछ करती है। शुरू में तो सुभाष कहता है कि वह इंदु के बारे में ज्यादा नहीं जानता, बस वह उसकी एक दोस्त थी। लेकिन पुलिस जैसे ही सुभाष का लैपटॉप चेक करती है तो उसमें सुभाष और इंदु की कुछ प्राइवेट फोटोज मिलती हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले सब कुछ समझ जाते हैं और उससे सख्ती से पूछताछ करते हैं। सुभाष अब पूरी तरह से फंस चुका था। अब वह रोते हुए उस रात हुई पूरी घटना के बारे में उन्हें बताता है कि उसने ही उस रात इंदु को ट्रेन से धक्का दिया था, क्योंकि वह उससे शादी करने के लिए मना कर रही थी। सुभाष द्वारा अपना जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस उसे कोर्ट में पेश करती है, जहां से उसे जेल भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, सुभाष की जिद ने एक माँ बाप की उस प्यारी बेटी को उनसे हमेशा के लिए छीन लिया था, जो अपने और अपने माता पिता के सपने पूरा करने के लिए यहां पर पढ़ने आई थी। लेकिन वापस घर उसकी लाश पहुंचती है, और वह भी उसकी शादी के महज कुछ ही दिन पहले। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, आप इस कहानी को कहां से देख रहे हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
तो मिलते हैं फिर से एक और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद।